दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 151 एवं 152। मम्मी जी, मम्मी जी बस एक और। नहीं धानी, बहुत खींच चुकी हो तुम फोटो। अब रखो, खिलौना नहीं है ये। बस मम्मी जी एक और। धानी आराधना जी का कंधा पकड़ते हुए फिर से सेल्फी ले लेती है। अब आराधना जी पछता रही थी धानी को फ़ोन सिखाकर। पिछले आधे घंटे से उन्हीं के साथ वो फ़ोटो खींच रही थी। आराधना जी के साथ पाकर अब धानी का फिर से बचपना ज़िंदा हो गया था और वो अभी भी किसी छोटी बच्ची की समान चहक रही थी। क्या कर रहे हो दोनों सास बहू? अरविंद जी कमरे में आते हुए बोलते हैं। धानी को हंसते हुए देखकर उनके चेहरे पर भी सुकून आ जाता है। आ गए आप? आज बड़ी जल्दी आ गए। या कोई मीटिंग है जहाँ पर फिर से आपको दोबारा जाएंगे? नहीं, कोई मीटिंग नहीं है। अरविंद जी अपना कोट उतारते हुए सोफे पर रख देते हैं। मम्मी जी, आपने इसमें आंख बंद कर लिया है। देखिए ये फोटो कितना खराब आया है। धानी अब बंद करो ये। परिवार का समय परिवार का होता है। मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो उसे? बच्चे जिसमें खुश होती है होने दो। ठीक है मम्मी जी, एक और फोटो। आप और पापा जी ऐसे खड़े हो जाइए ना। धानी प्लीज। मैंने सही बोला ना मम्मी जी? कृपया कर इंग्लिश में प्लीज ही कहते हैं ना? हाँ, तो प्लीज आप दोनों खड़े हो जाइए ना। नहीं तो एक काम करिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। धानी आराधना जी को सोफे पर बिठा देती है और दोनों की तस्वीर खींचती है। कभी उन दोनों को खड़ा कर देती तो कभी आराधना जी को सोफे पर के हत्थे पर बिठा देती थी। अरविंद जी भी उसका उत्साह देखकर खामोशी से उसके हर बात मानते जा रहे थे। तभी बिंदिया चाय पानी नाश्ता लेकर कमरे में आती है। बिंदिया दीदी, आपको फोटो खींचना आता है? हाँ भाभी। अब हो गया धानी, पूरा मोबाइल हमारी फोटो से ही भर जाएगा। बस 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 एक मम्मी जी, एक और। हम आप दोनों के साथ खिंचवाते हैं। धानी जाकर दोनों के पैरों के पास बैठ जाती है। अब एक ऐसे। धानी अरविंद जी आराधना जी के पैर छू रही थी, दोनों आश्चर्य से उसे देखने लग जाते हैं। अरविंद जी की आंखों में लालिमा आ जाती है। आज तक नीरज ने कभी उनका पैर नहीं छुआ था। हमेशा उनके सामने गोविंद जी और भावना का पैर छूकर निकल जाता था। अरे ऐसे क्या देखने लगे आप लोग? आप दोनों हमारे सर पर रखकर आशीर्वाद दीजिए ना। हमने देखा था गांव में एक फोटो खिंचवाया था ना, तो ऐसे ही खिंचवाया था। अरविंद जी उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठते हैं और दोनों उसके सर पर हाथ रख देते हैं। हो गया भाभी। बिंदिया धानी को फोन दिखाते हुए फोटो दिखाती है। हाँ, ये अच्छा आया है। कमरे के गेट पर खड़ी हुई भावना जी अंदर का सारा तमाशा देख रही थी, जिसे देखकर उनका तन बदन जल रहा था। बस कुछ पल और खुशियां मना लो तुम दोनों, फिर ऐसी जिल्लत मिलने वाली है ना अपनी औलाद से कि मुंह छिपाते फिरोगे दोनों। पापा जी, हम आपके नाश्ता बना कर लाते हैं। अपना भी लेकर आना, हम साथ में बैठकर करेंगे। ठीक है। अरविंद जी गोविंद जी को मना कर दिया था। ऑफिस का बात घर में बताने के लिए नहीं। वो बाहर की बातें घर में लाकर घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं। और आपको पता है पापा जी उसके बाद फिर क्या हुआ था? धानी ना धानी पकौड़े खाते हुए मस्त होकर बोलती है। क्या हुआ था? हमें भैंसिया ने पटक दिया था। क्या? हाँ, हम उसके रखवाले थोड़ी थे जो हमको बैठने देती। तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी ना बेटा? पापा जी बचपन में हम छत से कूद जाते थे। धानी अपने बचपन का किस्सा बता रही थी। और तुम्हें छत से कूदने पर कुछ नहीं होता था? नहीं, पुआल की ढेरी पर चोट कहाँ लगता है।
धानी अभी भी सबके साथ बातों में व्यस्त थी। तभी उसे नीरज की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो झट से खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? ये आ गए, हम उस तरफ जाते हैं। हमें इस तरफ देख लिया ना तो कोहराम मचा देंगे। धानी जल्दी से लकीर की उस तरफ भागती है। वो इस तरफ आती है, नीरज सामने आ जाता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों हाँप रही हो? नीरज सोफे पर अपना बैग रखते हुए बोलता है। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, हम तो सीढ़ी से जल्दी से उतर कर नीचे आए हैं ना। सीढ़ी? लेकिन उस सीढ़ी तो उस तरफ है। हाँ, तो हम इस तरह से उतर कर उस तरफ चले गए थे ना। क्या बोलती रहती है, जाओ पानी लेकर आओ। जी। नीरज वहीं सोफे पर बैठ जाता है। लकीर के उस पार देखता है तो अरविंद जी आराधना जी से कुछ बात कर रहे थे। घर में सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल देखकर नीरज का दिमाग खटकता है। छोटी माँ? हाँ बेटा, बस आ ही रही हूँ। आज तुम्हारा मीठा खाने का मन था ना, इसलिए गाजर का हलवा बना रही थी तुम्हारे लिए। आप क्यों बना रही थी? मैंने धानी को कहा था स्वीट बनाने के लिए। धानी क्या बनाएगी हलवा? उसे अपने सास ससुर से फुर्सत मिलेगी तब तो। क्या मतलब आपका? अभी अभी उन दोनों के पास से दौड़ कर आई है तुम्हारे गाड़ी की आवाज़ सुनकर। नहीं, आप झूठ बोल रही है, मैंने उसे मना किया था। तुम्हारा मना बस तुम्हारे सामने तक ही दिखाई देता है, तुम्हारे जाते ही इस घर की लकीर मिट जाती है। भावना जी नीरज के सामने आग लगाते हुए बोलती है। अब झूठ? ये लीजिए पानी। छोटी माँ, आप हलवा चढ़े पर से उतार कर क्यों नहीं आई? अभी थोड़ा और बनता, गैस अभी जल ही रहा था। भावना जी के हाथों में हलवा कटोरी देखकर धानी बोलती है। बेचारी बोलती तो सही बात है, लेकिन सुनकर भावना जी का मुंह बन जाता है, क्योंकि अनजाने में ही धानी ने उनका पोल खोल दिया था। लेकिन नीरज का ध्यान तो उस बात पर कम इस बात पर ज्यादा था कि धानी अरविंद जी और आराधना जी के से मिलने जाती है। तुम लकीर के उस तरफ गई थी? नहीं नहीं तो। तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, हम बेचारी को झूठ बोलना भी तो नहीं कहाँ आता था। अरे इससे क्या पूछ रहे हो? ये देखो इसका नया फोन, और इसमें तस्वीरें, और पूछो इसके पास ये नया फोन कहाँ से आया है। भावना जी मोबाइल खोलकर नीरज को तस्वीर दिखा देती है। मोबाइल लॉक नहीं था, जो उसके गुस्से में आग डालने का काम जो उसके गुस्से के आग में घी डालने का काम करता है। नीरज उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लग जाता है। क्या कर रहे हैं आप? हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलो, तुम्हारा बहुत दिमाग चढ़ गया है। कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? अरविंद जी उसका रास्ता रोकते हैं। कोई अपनी पत्नी से इस तरह से सलूक करता है? सामने से हटिए मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है अपनी पत्नी से कैसे बिहेव करते हैं। तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है नीरज। देखिए, मेरा आपके साथ बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। लगता है ऑफिस की बेइज्जती आप भुला कर बैठ गए हैं। दोबारा आपको याद दिलाना पड़ेगा। नीरज, चिल्लाइए मत। आपसे ज्यादा मुझे चिल्लाना आता है। चलिए 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 ना, हम आपके साथ चल रहे हैं। पापा जी आप प्लीज प्लीज आप जाइए, हमें कुछ नहीं कहते हैं ये। बात बिगड़ते हुए देखकर धानी शांत करने की कोशिश करती है। चलिए कमरे में चलते हैं। नीरज उसे लेते हुए कमरे में चला जाता है। अब बताओ, क्यों उनसे मिलती हो? मना करता हूँ ना मैं तुम्हें। तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती है? नहीं, नहीं समझ आती हमें आपकी बातें। और हम क्यों ना मिले उनसे? धानी भी आज खुलकर बोलती है। तुम तुम मुझे जवाब दे रही हो? हाँ, आपको जवाब दे रहे हैं। दिक्कत क्या है आपकी? आप कैसे देवता जैसे इंसान को इतना खराब समझ सकते हैं? तुम्हें वो लोग देवता नजर आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि माँ बाप देवता ही होते हैं। आप अपने संस्कार भूल चुके हैं, हम नहीं।
जितना प्यार उन दोनों ने हमें दिया है, इतना प्यार पूरी जिंदगी में हमें किसी ने नहीं दिया है। धानी, तुम उनकी सच्चाई नहीं जानती हो। हाँ तो बताइए ना, कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसने आपकी आंखों पर गलत का चश्मा लगा रखा है? सही इंसान गलत नजर आ रहा है और गलत इंसान सही नजर आ रहा है आपको। वो दोनों गलत है तो गलत है। जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तुम भी ऐसे ही नफरत करोगी जैसे मैं करता हूँ। और तुम्हें मम्मी जी पापा जी का शौक है ना, बहुत जल्द तुम्हारा सारा शौक उतारता हूँ। कान खोल कर सुन लो, उस तरफ नहीं जाओगी। हम जाएंगे, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिस सच्चाई का गुणगान आप करते हुए आ रहे हैं उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। धानी अपनी बात कहकर कपड़ा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। नीरज बैठकर सोचता रह जाता है, नहीं नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत नहीं हो सकता है। छोटी माँ गलत नहीं हो सकती है। गलत मिस्टर और मिसेस सक्सेना है। पर इसे भी उड़ने दो, बहुत जल्द पंख कटने वाला है। ये नीरज अभी क्या कह रहा था? क्या हुआ है आज ऑफिस में? खाने पीने के बाद कमरे में आते ही आराधना जी अरविंद जी से सवाल करती है। कुछ भी नहीं आराधना, सो जाओ। आप मेरी तरफ देखकर बोलिए तो। क्या बोलूँ मैं तुम्हें? कि मुझे खुद के बेटे ने ऑफिस से जलील करके बाहर निकाल दिया है। पूरे ऑफिस के सामने मुझे एक मजाक बना कर रख दिया है। सबके सामने मुझे कंगाल कर दिया है, ये बताऊँ तुम्हें? कल से अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पर रहूंगा। काम नहीं है मेरे पास, निकम्मा हो गया हूँ मैं, ये बताऊँ तुम्हें? अरविंद जी दुखी होते हुए बोलते हैं, क्या इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हर तकलीफ आप अपने मन के अंदर दबाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है आपके लिए। पिछली बार डॉक्टर ने कहा था कोई भी गहरी बात अपने मन पर नहीं लेने के लिए, फिर भी आप वही कर रहे हैं। नहीं आराधना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई भी बात मन पर नहीं लिया है, बल्कि इसमें तो मुझे अपना फायदा दिखाई दे रहा है। अब काम के प्रेशर से मुक्त हो गया हूँ, तुम सबके साथ समय व्यतीत कर पाऊंगा। आप ये मन बहलाने के लिए कह रहे हैं ना? काम तो आपका पैशन था ना? था आराधना, लेकिन अब है नहीं। अब मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ। अरविंद जी हल्के फुल्के नॉर्मल होते हुए बोलते हैं तो आराधना जी शांत हो जाती है। फिर से उधर सो रही हो? कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? नीरज धानी को बेड की दूसरी तरफ सोते हुए देखकर बोलता है, हम नहीं आएंगे आपकी तरफ। और क्यों नहीं आओगी? क्योंकि आपने हमें डांटा है, हमसे झगड़ा किया है, हम पर गुस्सा किया है। अच्छा, तुम्हारे होठ तो बहुत खामोश रहते हैं। हाँ, हम आपकी तरह बड़की बड़की आंखों से डराते नहीं हैं। डराने के लिए बड़ी बड़ी आंखें भी होनी चाहिए। क्या मतलब आपका? सब कहते हैं हमारी आंखें बड़ी बड़ी है, माँ पर गई है। और उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी थी, हमारी आंखों की भी बड़ी बड़ी है। गलत कहते हैं। तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी नहीं बल्कि नसीली हैं, जिसमें देखने के बाद इंसान खो जाता है। नीरज उसकी आंखों में झांकता हुआ बोलता है। धानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और झपकाने लग जाती है। कभी तुम्हारा मन नहीं होता मुझे किस करने का? नीरज उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, नहीं, हमारा मन क्यों होगा गंदा काम करने का? और हम आपसे गुस्सा है तो रहो गुस्सा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हारे गुस्से को मानता ही नहीं हूँ। नीरज उसके गुस्से को हवा में उड़ाते हुए बोलता है। सुनकर धानी का मुंह बन जाता है और उसके होंठ बाहर निकल जाते हैं। तुम्हें पता है ऐसे में किस करने में ज़्यादा मजा आएगा? नीरज उसे अपने ऊपर खींचते हुए बालों में हाथ फंसाते हुए उसके अधरों पर अपना कब्जा जमा लेता है। धानी कुछ पल कसमसाती है, फिर उसका साथ देने लग जाती है। नीरज का हाथ सरकते हुए उसके ब्लाउज के डोरी पर आ गए थे, जिन्हें वो झटके से खोल देता है।
नीरज आज बहकने के लिए तैयार था, लेकिन धानी उसके प्यार के तप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और झटके से अलग हो जाती है। नीरज भी अपनी आंखें खोल लेता है। सो जाओ। गहरी सांस लेते हुए उसे अपने बगल में लिटाते हुए आंख बंद कर लेता है। धानी की आंखें छलक पड़ती है। हर रोज नीरज उसे इसी तरह से आगोश में लेता था, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता था, धानी पीछे हट जाती थी। देवेश ने जो उसके साथ किया था याद आ जाता था और वो बस नीरज को रोक देती थी। अगर एक तुम्हारे और आंसू निकले ना तो बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। नीरज अपने आंख बंद करते हुए ही बोलता है। धानी जल्दी से सुबह कर अपनी आंसू पोंछते हुए नीरज को कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चली जाती है। नीरज अपनी आंखें खोल लेता है, झुकते हुए होठों से उसके माथे को छू लेता है। बहुत तड़पता हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। अब पेशेंस से बाहर होता जा रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नीरज उसे प्यार से निहारते हुए बोलता है। सुबह चोरी की खनकती हुई आवाज सुनकर नीरज अपनी आंखें खोलता है। अपने हाथों को टटोलते हुए धानी को बाहों में भरने की कोशिश करता है, लेकिन धानी की जगह खाली थी। धानी शीशे के सामने खड़ी हुई साड़ी को पिन लगाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसके हाथ हिल रहे थे और चूड़ियाँ की आवाज नीरज के कान तक पहुंच रहे थे। नीरज कसमसाकर अपनी आंखें खोल लेता है। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? जल्दी नहीं है, 7 बज गए, आप भी उठ जाइए। क्या? 7 बज गए हैं? मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा? सुबह 6 बजे उसका अलार्म हमेशा बज उठता था। वो बजा था लेकिन हमने बंद कर दिया। हमेशा उल्लू की तरह देर तक रात तक जागते हैं और मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हैं। धानी अपने कानों में झुमके पहनते हुए बोलती है। तुमने मुझे उल्लू कहा? हाँ, उल्लू के साथ मुर्गा भी कहा है। हाउ डेयर यू? क्या जो है वही तो कह रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, आप ही तो कहते हैं ज्यादा बोलने के लिए। बोलने के लिए कहता हूँ, मेरी बेइज्जती करने के लिए नहीं। धानी उसे इग्नोर करके अपने मांग निकालती है और सिंदूर सजाने लग जाती है। फिर जाने क्या सोच के उसके हाथ रुक जाते हैं। नीरज गुस्से से या प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। आसमानी रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन का बॉर्डर था और वर्क वाला गोल्डन ब्लाउज साड़ी का शोभा बढ़ा रहा था। सीधे आंचल से बंधी हुई साड़ी उसके शरीर पर खूबसूरत लग रही थी। बालों का टपकता हुआ पानी उसके पीरे पूरे पीठ कमर सबको गीला कर रखा था। अच्छा गुस्सा थूक दीजिए न, मुर्गा और उल्लू हम है। धानी उसके पास पहुंचते हुए प्यार से बोलती है। दैट्स बेटर। दोबारा मुझे ऐसे किसी नाम से बुलाया तो सच में हम जंगल में छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हारे रिश्तेदार के पास। हमारे रिश्तेदार जंगल में थोड़ी ना, वो तो गांव में रहते हैं और अभी अभी हमें उनके पास नहीं जाना है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये लीजिए हमारी मांग भर दीजिए। मैं नहीं करने वाला हूँ, तुम मेरी इंसल्ट करती हो। अच्छा आगे से पक्का नहीं करेंगे। आप तो मेरे पति हैं और पति भगवान है। भला भगवान का कोई अनादर करता है? पक्का? तुम मुझे गॉड मानती हो? हाँ। ओके ठीक है लाओ। नीरज किसी छोटे बच्चे की तरह ये सुनकर खुश हो जाता है। चुटकी से सिंदूर उठाते हुए उसके मांग में सजा देता है। धानी आंख बंद कर लेती है। वो दिन याद आ जाता है जब नीरज ने उसे चिता पर से खींचकर मांग भरा था। फिर से तुम्हारा रोने धोने का कार्यक्रम शुरू हो गया?
नानी की आंखों से कोने से निकलता हुआ आंसू देखकर नीरज बोल उठता है, नहीं नहीं, वो हम, वो हम, क्या वो हम, कुछ नहीं। धानी सिंदूर के डब्बे को लगाकर टेबल पर रख देती है और पलट कर जाने लग जाती है। तभी नीरज उसका हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है। क्या 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 कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ तो रहने दो, कोई अंदर आ जाएगा। तो आने दो, पहले मुझे जी भर के देखने दो। धानी शर्माते हुए अपनी आंखें झुका लेती है। नीरज हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आते हुए गीले बालों को पीछा करता है। उसके उंगली के पोरों से बरसता हुआ प्यार धानी की आंखों को बंद करने में मजबूर कर देते हैं। नीरज कशिश से उसे एक नज़र देखता है और उसके बालों में हाथ फंसाते हुए अपने चेहरे पर झुकाने लग जाता है। धानी भी उसके साथ बहकने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ याद आते ही झटके से आंख खोल लेती है और उसके मुंह पर अपने हाथ रख देती है। नीरज भी अपनी आंखें झट से खोल लेता है। व्हाट द हेल इज दिस? अब तुम्हें किस करने से भी प्रॉब्लम होने लगी? नहीं। धानी जल्दी से नामे सर हिला देती है। तो फिर? वो हमारा आज व्रत है। तो मैं क्या करूं? नीरज फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है। धानी के गुलाबी होठ देखकर उसका गला सूखा जा रहा था। वो हम ये आज गंदे काम नहीं कर सकते हैं ना? व्रत करके ये सब नहीं करना चाहिए ना? धानी मासूमियत से अपनी बात कहती है। नीरज का मन हो रहा था अपना सर फोड़ने का। सच में उसे कभी कभी लगता है धानी के रूप में उसे सजा ही मिल रही है। रियली? तुम्हें गंदे काम का मतलब पता है क्या होता है? नीरज अपने गुस्से को काबू करते हुए दांत पीसते हुए बोलता है। हाँ, वो आप रोज जो रात को। स्टॉप इट। अगर दिमाग नहीं है ना तो उसे भी कम यूज भी कम किया करो। एक तो सच धज कर घूमेगी और ऊपर से करीब भी नहीं आने देगी। आज ही तो मना कर रहे हैं ना, रोज तो आप हमारे करीब। अच्छा, और कितना करीब आने देती हो मुझे जरा बताना। कभी यहाँ से नीचे खिसकने दिया है? नीरज उसके होठों को देखते हुए बोलता है। क्यों आप बहुत बेशरम हो गए। पता है मुझे मैं बेशरम हूँ, कोई नई बात बताओ। बेशरम हूँ तभी तो आज यहाँ पर हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ये व्रत पूजा पाठ अपने तक ही सीमित रखा करो। मुझे इन सब से मतलब नहीं होता है। ये मेरा हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नीरज वापस उसका चेहरा अपनी तरफ झुका लेता है और अपने मकसद में कामयाब हो पाता इससे पहले रिया अंदर आ जाती है। भाभी अब फ्री है क्या? मुझे एक बात कहनी है, बोलती है। बोलते सामने देखती है तो हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। सबके सब पागल भरे पड़े हैं मेरे घर में। नीरज गुस्से से बौखलाता हुआ बोलता है। छोड़िए ना, रिया जी है, दिख रहा है मुझे भी, आंखें खराब नहीं है मेरी। बोलते हुए नीरज उसे आजाद कर देता है। सॉरी सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी? दिमाग कब आएगा तुम्हारे अंदर? सॉरी भाई, मैं बाद में आती हूँ ना। अरे रिया जी जी, आइए ना, आइए ना। धानी झट से रिया का हाथ पकड़ लेती है। नीरज घूर कर धानी को देखता है और उठकर बाथरूम में चला जाता है। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपका स्पेशल मोमेंट खराब हो गया। अरे नहीं, कोई नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं था। आप बताइए ना, आप क्यों आई थी? अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई थी। नेक्स्ट वीक बड़ी माँ और बड़े पापा की एनिवर्सरी है, तो हम उनके एनिवर्सरी को ग्रैंड एनिवर्सरी मनाने का सोच रहे हैं। भाई तो मुंबई चले गए हैं, नहीं तो सब कुछ वही प्लान करते हैं, लेकिन इस बार मुझे ऑर्गेनाइज करना है। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हमसे तो जो बन पड़ेगा हम करेंगे।
ठीक है, मैं, आप और ईशानी भाभी मिलकर उनका सरप्राइज़ प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ, नहीं तो भाई मुझे यहाँ देखकर फिर गुस्सा हो जाएँगे। और जो अधूरा रह गया पूरा कर लीजिएगा। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है और चली जाती है। धानी भी उसके पीछे निकल जाती है। धानी पूजा पाठ करके नीरज को कॉफ़ी लेकर कमरे में आती है। नीरज शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था। आपकी कॉफ़ी रख दो। हमें 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 कुछ पैसे चाहिए। तो मांग क्यों रही हो, ले लो। लेकिन कहाँ से ले ले? अलमारी में कैश पड़े होंगे। अरे हमें केस नहीं, कागज वाला रुपया चाहिए जिससे चीजें खरीदते हैं। नीरज घूर कर उसकी तरफ देखता है। इतनी पागल तुम पहले थी कि अब आकर बनी हो। अरे अब हमने कौन सा पागलपन कर दिया? कुछ नहीं, एक काम करो, अलमारी वाला छोड़ दो, ये काट लो, जो तुम्हें बाई करना होगा कर लेना। नीरज अपने पर्स में से कार्ड निकल कर धानी के हाथ में पकड़ा देता है। पिन 1496 है। नीरज अपनी बात कह रहा था, धानी उलट पुलट कर कार्ड देख रही थी। ये क्या है? हमने आपसे रुपया मांगा था और आप हमें प्लास्टिक का खिलौना पकड़ा रहे हैं। ये कोई खिलौना नहीं, पैसा है। कितना रुपया है? 10 लाख लिमिट्स है। लेकिन हमको तो 2000 चाहिए। हाँ तो एटीएम से निकाल लेना। निकाल लेना, लेकिन इसमें से झर कहाँ रहा है? धानी कार्ड को अपने हाथ पर पटकते हुए बोलती है। नीरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तुम्हें प्लास्टिक मनी के बारे में नहीं पता है? नहीं, हमें हमें तो रुपया वाले मनी के बारे में पता है। नीरज कुछ पल उसे गौर से देखता है। इतने दिनों से उसे ये तो समझ आ गया था कि धानी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन दुनिया से इतने पीछे उसे नहीं पता था। इधर आओ, बैठो। नीरज उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता है। धानी, ये एक तरह से पैसा ही होता है। आजकल हर कोई इसे कैरी करके चलता है। तुमने एटीएम के बारे में तो सुना होगा ना? नहीं, हमने नहीं सुना है। अच्छा, बैंक के बारे में सुना है? हाँ, बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो बैंक का छोटा सा वर्जन एटीएम होता है, जहाँ से हम पैसे विड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं। देखो ये कार्ड है, ये दिख रहा है? ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये मैग्नेटिक जैसा, इसे इस तरफ से मशीन में फंसाओगी। उसके बाद जो मैंने तुम्हें नंबर बताया है वो डायल करोगी। बताओ मैंने क्या नंबर बताया है तुम्हें? 1496। गुड। अब ये कार्ड तुम अपने पास रखो, जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो इससे निकाल लेना। और अगर खो गया तो कोई बात नहीं, किसी को इसका नंबर थोड़ी ना पता है। दूसरे के लिए तो ये प्लास्टिक का खिलौना ही है। देखा, आपने भी वही बात कही ना जो हम कह रहे थे, और आपको गुस्सा आ गया। नीरज उसकी बात सुनकर क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमेशा तुम मुझे गलत साबित करने पर क्यों लगी रहती हो? हमने कहाँ गलत साबित किया है आपको? अब तो खुद गलत साबित हो गए हैं। छोड़ो ये सब, छोड़ो, ये बताओ तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? वो हमें अपने लिए कुछ लेना है। अपने लिए? हाँ, ठीक है, जो मन हो खरीद लेना। अब चलो नीचे चलो, मुझे जल्दी से नाश्ता दो, आज दोनों ऑफिस जाना है। लेकिन आपका तो एक ही ऑफिस है ना? एक था लेकिन अब दो हैं।
एक ऑफिस में तो आप 12 घंटे से ऊपर काम करते हैं, 2 ऑफिस में तो आप 24 घंटे लगे रहेंगे, फिर घर कब आएंगे? अच्छा, घर आने से कौन सा फायदा होता है मेरा? तुम्हें देखकर रोकने से अच्छा है खुद को कि मैं ऑफिस में ही रहूं। नीरज उसे देखते हुए बोलकर बाहर चला जाता है। बात बात में हमें ताने देते हैं। मम्मी जी तो सास बनी नहीं, लेकिन ये तो किसी सास से कम है ही नहीं। नीचे जाकर धानी सबका आशीर्वाद लेती है, जिसे देखकर नीरज गुस्से से भर उठता है। मेरा खाना लगाओ। लगाते हैं। धानी उसका नाश्ता परोस देती है। अरविंद जी आज घर के कपड़ों में ही बैठे हुए थे। सब शांति से खाना खा रहे थे। तभी डोरबेल बज उठती है। हम देखते हैं। बिंदिया जाकर दरवाजा खोलती है। सामने वाले इंसान को देखकर अरविंद जी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। नीरज आराम से बैठकर खाना खा रहा था। मैनेजर साहब आप? सामने कोई और नहीं, बैंक का मैनेजर अपने आदमियों के साथ खड़ा था। जी सक्सेना साहब, सुबह से हम आपको कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन आप तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो चार्जिंग पर लगा हुआ है तो हमने ध्यान नहीं दिया। मैं आप लोगों से आकर मिलता हूँ। यह हमारे परिवार का समय है। अरे नहीं सक्सेना साहब, अब आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं। आप लोग खा पी कर फ्री हो जाइए, फिर बात करते हैं। तब तक हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। बैंक का मैनेजर आज फुर्सत निकाल कर बात करने आया था। अरविंद जी उठकर उनके पास आते हैं। देखिए मैनेजर साहब, अभी प्लीज़ आप लोग बाहर चले जाइए। मैं अभी थोड़ी देर में पहुँच कर आप लोगों से बात करता हूँ। नहीं सक्सेना साहब, ये बात हम आपकी मान नहीं सकते हैं। हम आज फाइनल बात करने आए हैं। क्या हुआ भैया, कोई परेशानी है? और मैनेजर साहब, आप आने वाले थे, पहले क्यों नहीं बताया? गोविंद जी वहाँ पर पहुँचते हुए बोलते हैं। कुछ नहीं, हम बस इन्हें याद दिलाने आए थे कि ये लोन की पहली किस्त भरनी थी। लोन? कैसा लोन? इन्होंने ये घर गिरवी रखकर 100 करोड़ का लोन लिया था, और जिसकी पहली किस्त 1 करोड़ है, जो इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। मैनेजर साहब की बात सुनकर गोविंद जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरविंद जी शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भैया, ये मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? आपने ये घर गिरवी रखा है? हाँ गोविंद, हम तुम्हें सब समझाते हैं। मैनेजर साहब प्लीज़ थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होता है मैं आप किस्त भर दूंगा। और वो बंदोबस्त कहाँ से होगा मिस्टर सक्सेना? आप अपने ही कंपनी से निकल चुके हैं। कोई गारंटर है आपके पास? आपकी हालत मार्केट में छुपी हुई नहीं है, और हमारे ऊपर ऊपर से प्रेशर बना है। हमारा पैसा हर हाल में वापस चाहिए। शाम तक पहले किस्त भर दीजिए, नहीं तो कल घर की नीलामी के लिए तैयार रहिए। 100 करोड़ बैंक छोड़ नहीं देगा, बदले में 200 करोड़ वसूलेगा। नीलामी का ऑर्डर तो आज ही पास हो चुका है, लेकिन आपकी इज्जत करते हैं इसीलिए 1 दिन का समय दे रहे हैं। शाम तक किस्त भर दीजिएगा, फिर आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। जी मैनेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ करता हूँ। चलो। मैनेजर साहब सबको लेकर बाहर निकल जाते हैं। अरविंद जी किसी कटे हुए पेड़ की तरह सोफे पर ढह जाते हैं। भैया, आपने ये घर गिरवी रख दिया, और हम सबको बताया क्यों नहीं? इतनी भी क्या मजबूरी आ गई थी आपको भैया? आपने ये क्या कर दिया है? हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? गोविंद जी परेशान हुए बोलते हैं, लेकिन अरविंद जी के पास कोई जवाब नहीं था। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यही ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।